ये कहानी है रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त राजस्थान के कमोई गांव की, जहां आज भी सती प्रथा और कई अंधविश्वासों को माना जाता था। चलिए फिर अब कहानी की ओर चलते हैं। मुस्कान एक बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की थी, जिसकी शादी शेखर नाम के लड़के से होती है। उसके ससुर बंसी और सास ज्योति बहुत ही ज्यादा पिछड़ी सोच रखने वाले दंपत्ति होते हैं। वो अक्सर ही अपनी बहू को जबरन पूजा और हवन करने को कहते। संस्कारी मुस्कान खुशी खुशी अपनी सास का सारा कहा मान लेती है। ऐसे ही एक दिन पंडित जी घर पर आते हैं। सुनिए माता जी, आपके बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसकी राशि पर शनि का प्रकोप है। अरे पंडित जी, जल्दी से इसका कोई उपाय बताइए मुझे। हाँ सुनिए माता जी, आपकी बहू को हाथों में ज्योत रखकर अपनी एक टांग पर खड़े होकर माँ काली की पूजा करनी होगी, वो भी 24 घंटे के लिए, वरना ये प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत कठिन है। अपनी बहू से पूछ लीजिए कि क्या ये कर पाएगी ये सब। मैं कल ही अपनी बहू से ये पूजा करवा लूंगी। जी मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं ये तपस्या जरूर करूंगी। अपने परिवार की खुशी और अपने पति की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। याद रखना, जरा सी भी भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, कह देती हूँ। उसी रात उसके पति शेखर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। अरे माँ, ओ माँ, आज रात मुझे बाहर जाना है, तो मेरा सामान बांध देना। अरे नहीं बेटा, अरे बेटा तू कहीं नहीं जा सकता। पता है पंडित जी ने बताया था तुझ पे शनि का बड़ा प्रकोप है। तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल। माँ, तुम भी ना कैसी अंधविश्वास की बात करती हो। अगर मैं नहीं गया ना तो हमारे परिवार पर भूखमरी छा जाएगी। हमारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, रास्ते पर। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। शेखर दूसरे शहर चला जाता है और अगली सुबह मुस्कान एक टांग पर खड़े होकर हाथ में ज्योति जलाए माता रानी की पूजा करने लग जाती है। और वही शेखर घर वापस आने के लिए प्लेन में बैठ जाता है, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें उसकी वही मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही मुस्कान और ज्योति को मिलती है, वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं। ये कैसे हो गया? हाय, तेरे लिए इतना कुछ करवाया, इतनी पूजा पाठ, हाय क्यों गया तू? ये क्या हो गया आपको? आप सो रहे हैं ना? उठिए ना, प्लीज उठ जाइए, सुनिए ना। हाय, जरूर इस उल्टा ने ही तप में कोई कमी की होगी, इसीलिए मेरा बेटा मर गया। डायन है तू, डायन। अपने पति को खा गई हटकल मुई, ये सब तेरा ही किया है। हाँ, मैंने पूरे मन से तपस्या की थी, भला मैं अपने हाथों से अपना सुहाग क्यों उजाड़ूंगी? अरे जा, चली जा यहाँ से, नाश की जड़ है तू, मेरे घर का वंश। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, प्लीज सासू माँ। ज्योति अपनी बहू मुस्कान को अपने बेटे शेखर से दूर कर देती है और थोड़ी देर बाद ही उसके पार्थिव शरीर को सब मिलकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में ले जाते हैं। तभी पुराने रीति रिवाजों की मानसिकता से ग्रस्त पंडित बोलते हैं, देखें आप साहब, इनका पति जल कर मरा है, इसलिए अब आपकी बहू को भी सती प्रथा का पालन करते हुए अपने पति के लिए सती होना पड़ेगा, वरना इनके पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं पंडित जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं मर गई तो मेरे सास ससुर को कौन संभालेगा? मेरा घर कौन संभालेगा? बताइए। अरे ये झूठे आंसू बहाना बंद कर समझी।
मेरे बेटे का अंतिम संस्कार मैं खराब नहीं करने दूंगी तुझे। अब तुझे सती होना ही होगा। कभी नहीं, मैं इस प्रथा का पालन कभी नहीं करूंगी। ये सरासर गलत है। देखो तो इसे, हमारे रिवाजों पर उंगली उठा रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाल पकड़ो इसके, बिठा दो चिता पे। हाँ, सभी लोग उसे घसीटकर पति की चिता पर बांध देते हैं। दूर खड़ा हंसराज नाम का एक अनाथ पर पढ़ा लिखा लड़का वहाँ आ जाता है और ये देख उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम इस बेचारी लड़की के साथ? अरे ओ लड़के, हट जा यहाँ से। आज मेरे बेटे का अंतिम संस्कार है, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को जिंदा ही चिता पर क्यों बिठा रखा है? अरे ओ लड़के, ये मेरे बेटे की बीवी है और मेरी बहू विधवा हो चुकी है और विधवा औरत को अपने पति के मोक्ष के लिए सती होना ही होता है। यही प्रथा है। हाँ, इस लड़के को इतना भी नहीं पता कि ये हमारी प्रथा है, सती प्रथा गांव की। आप लोग इसे प्रथा कहते हैं? अरे प्रथा नहीं, हत्या है ये, हत्या। अरे लड़के, ये सती प्रथा का मजाक बनाना बंद कर। ये विधवा है अपने पति की और अपने पति की मोक्ष प्राप्ति के लिए इसे जलना होगा। बंसी रोते रोते अपने बेटे की चिता को आग लगाने उठकर चल देता है। तभी मुस्कान चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। हंसराज मुस्कान को चिल्लाते हुए देख उसे बचाने के लिए झट से आ जाता है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देता है और मुस्कान चिता से उतर नीचे आ जाती है। अगर ये भी मर जाएगी तो कैसे मिलेगी उसके पति को शांति? बल्कि वो तो और दुखी हो जाएगा कि वो मर गया, उसकी बीवी को आप लोगों ने मार दिया। अब उसके माँ बाप के साथ कौन रहेगा? अरे कौन रखेगा उनका ख्याल? अरे लड़के, यह विधवा है और इसे सती होना ही पड़ेगा। अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इस विधवा को पाप लगेगा अगर ये सती नहीं हुई। इसे अपने पति धर्म का पालन करना ही होगा। लगता है मुझे इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस लड़की से शादी करनी होगी। हंसराज उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए पास ही रखे लाल सिंदूर से मुस्कान की मांग भर देता है और सभी लोग ये देख दंग रह जाते हैं। उन सभी का मुंह बंद हो जाता है। तभी हंसराज बोलता है, कान खोल कर सुन लीजिए सब। अब ये मेरी पत्नी है, विधवा नहीं। ये एक सुहागन बन चुकी है और इसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अब समझे? ए लड़के, तूने क्या किया? ये मेरी बहू थी, मेरी। हाँ, माफी चाहूंगा माता जी, लेकिन ये आपकी बहू थी और अब ये मेरी बीवी है। वैसे आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी अपनी बहू को इस तरह जिंदा जलाते हुए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को कभी भी शांति मिल पाती। अरे मैं तो कहता हूं कि वो बल्कि आप लोगों से नफरत करने लगता। ज्योति और बाकी लोग ये बात सुनकर शर्म से अपनी आंखें झुका लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। मुस्कान उन सभी को माफ कर देती है। इस तरह कमोई गांव सती प्रथा जैसी कुरीति से मुक्त होता है। अब मुस्कान और हंसराज दोनों ज्योति और बंसी की सेवा करने के लिए उन्हीं के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विधवा की दुख भरी कहानी? क्या आपके आसपास भी ऐसी कुरीतियां हैं? अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमिता एक बेहद ही खूबसूरत, होनहार और अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से जरा हटके थी। पता है क्यों? क्योंकि अमिता थी 7 फुट ऊंचे लंबे कद की। उसके आसपास के मोहल्ले इवन शहर में भी कोई इंसान इतना लंबा नहीं था, जिसके कारण अक्सर लोग उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखते और उसके ऊंचे कद का मजाक बनाने लगते। ऐसे ही एक दिन वो बाजार में अपने लिए शॉपिंग करने जाती है। तभी हाय, शुतुरमुर्ग सी कितनी लंबी टांगे! ये तो थंगावली की मौसी लगती है, मौसी। ओ तेरी,
ओ भाई साहब, वो देख भाई, इंसानी जिराफ। ओए पूरी मार्केट का कपड़ा यही ले जाएगी। लोगों के इस तरह के कमेंट ऊंचे कद की अमिता को तीर की तरह चुभते हैं, जिसकी वजह से वो बेहद उदास हो जाती है। उसे पूरी मार्केट में अपने साइज के ड्रेस, जूते, सैंडल आदि नहीं मिलते। वो बिना खरीदारी किए मायूस हो घर लौट आती है। उसके माता पिता अपनी बेटी को उदास देख पूछते हैं, अरे अमिता, क्या हो गया? कोई ड्रेस पसंद नहीं आई? साइज देखा है मेरा। आपको लगता है मेरे लायक कपड़े होंगे मार्केट में, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? क्यों ना हो गुस्सा, कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है रोज मुझे, मेरी इतनी ऊंची हाइट की वजह से। न ठीक से चल सकती हूँ, न बैठ पाती हूँ, यहाँ तक कि एक दोस्त नहीं है मेरा। क्या हुआ लाडो, हम हैं ना तेरे दोस्त। अब रो मत तू, चुप हो जा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। फिर भी पापा, आखिर मैं इतनी लंबी क्यों हूँ? सब मजाक बनाते हैं मेरा। मेरे नाप का बेड नहीं है, गाड़ी में बैठने में दिक्कत होती है, सबसे अलग अजीब सी लगती हूँ मैं। क्यों क्यों क्यों? अरे मेरा बच्चा सबसे स्पेशल है, और ये लंबा कद ना तेरी खूबी है, कमी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप दोनों मुझे झूठी तसल्ली देना बंद कीजिए। ये लंबा कद मेरे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। सब ऐसे देखते हैं मुझे मानो तो मैं कोई एलियन हूँ। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा अपने कमरे में बंद रहूंगी। इस तरह अपने ऊंचे कद की वजह से अमिता बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और सबसे बातचीत करना बंद कर देती है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वो अक्सर अपने बंद कमरे में ही रहती है। उसकी उदासी का आलम इस कदर था कि वो अपने माता पिता से बातचीत करना ही बंद कर देती है। उसके माता पिता अपनी बेटी को यूं डिप्रेशन की गिरफ्त में जाते देख बेहद चिंतित होते हैं। सुनिए जी, मैं कहती हूँ कुछ कीजिए अमिता की इस उदासी को दूर करने के लिए। मुझसे और ये देखा नहीं जाता। तुम सही कहती हो भाग्यवान, देखी तो मुझसे भी नहीं जाती, इसीलिए मैंने एक मनोचिकित्सक से बात की है इसके लिए। अरे ये पागल थोड़ी है जो आप इसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ, पागल नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में तो है ना, और हम इस डिप्रेशन को हल्के में नहीं ले सकते। अमिता के पिता का इतना कहना ही था कि मनोचिकित्सक रोहन की उनके घर में एंट्री होती है। अमिता के माता पिता उसके इस ऊंचे कद को लेकर बने अवसाद के बारे में उसे सब कुछ बताते हैं। रोहन सारी सिचुएशन समझ जाता है और फिर क्या शुरू होता है अमिता का खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने और डिप्रेशन भगाने का कार्यक्रम। अमिता, दरवाजा खोलो। देखो बेटा, कोई तुमसे मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिलना, उनसे बोल दीजिए चले जाए यहाँ से। देखिए क्या होगा इसका, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। कैसे दूर होगा इसका डिप्रेशन? मैम आप जाइए, डोंट बी पैनिक, आई विल टेक केयर ऑफ हर। इस तरह अमिता की माँ रोहन को अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के पास छोड़ अपने कामों में व्यस्त हो जाती है तथा मनोचिकित्सक रोहन लगे रहते हैं किसी युक्ति का प्रयोग कर अमिता से इंटरैक्शन करने में और उसका दरवाजा खटखटाने में। अरे अमिता जी, अरे दरवाजा तो खोलिए। अरे देखिए कितनी दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। कह दिया ना कि नहीं मिलना है, समझ नहीं आता। मत मिलिएगा किसी से, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपकी हाइट की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे दरवाजा तो खोलिए आप एक बार। अमिता को मनोचिकित्सक रोहन की बात बहुत अच्छी लगती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं धीरे धीरे रोहन की ट्रीटमेंट थेरेपी उसे डिप्रेशन के चंगुल से बाहर निकाल देती है। अमिता का खोया हुआ आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। वो खुद को लंबे कद के साथ खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। मनोचिकित्सक को भी अपनी लंबी कद की ये पेशेंट भा जाती है, इतनी कि वो उससे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अमिता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ रोहन।
विल यू मैरी मी? पर मेरी हाइट, सब क्या बोलेंगे? अरे शादी मुझे करनी है, सबको नहीं। तुम अपना जवाब बताओ बस। यस। अमिता के हाँ बोलते ही रोहन उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। उसकी माँ बिंदिया अपने बेटे के साथ इतनी लंबी बहू को देख बेहोश होकर गिर जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? उठिए। सासू माँ, उठिए ना, क्या हो गया आपको? रा बेटा, यो के अमिताभ बच्चन से ब्याह कर लाया। रा सत्यानाश मार दी हमारी इज्जत की। सासू माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? रे औरत भी भला कोई इतनी लंबी होती है? रे कहीं चुड़ैल से तो शादी नहीं कर ली? आए लुटगी। सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रे भाई, मुझे तो अपनी आँखा पे यकीन नहीं होता। रे तू जरूर कोई भूतनी है, अपने पैर दिखा, कहीं उल्टे तो नहीं? ये लीजिए, देखिए और अपना वहम दूर कीजिए। आप सबकी तरह मैं भी इंसान ही हूँ। ओह माँ, प्लीज स्टॉप दिस यार। और अमिता, तुम भी। रे बावड़ी तरेड, तुझे शर्म नहीं आती? कतई प्यार में अंधा हो गया, कद भी ना दिखा छोरी का। माँ, प्यार कद काठी, रंग रूप, ऊंच नीच देखकर नहीं होता। और ये जैसी भी है, इसे स्वीकार करो, बहू है आपकी। अरे तन्ने तो थू थू करा दी सारी बिरादरी में, इस ऊटनी से शादी कर लाया। अपनी सास बिंदिया के ताने सुनकर एक बार फिर अमिता को अपने कद को लेकर निराशा घेर लेती है। समय बीतता जाता है। अमिता की सास आए दिन अपनी बहू की हाइट को लेकर उसे कोसती ही रहती है, जिसके कारण अमिता फिर से डिप्रेशन में जाने लगती है। वो घर के सारे काम निपटाने के बाद अपने कमरे में बैठी रो ही रही होती है कि तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजती है। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस अमिता? जी हाँ जी, कहिए, अमिता ही बोल रही हूँ। मैम, वी आर फ्रॉम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी, वो कैसे? मैम, आपके लंबे कद 7 फीट की वजह से आपके नाम वर्ल्ड्स हाईएस्ट वुमेन का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आप विद फैमिली तालकटोरा स्टेडियम बजरंगपुर में आ जाइएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। अमिता अपने नाम दर्ज 7 फुट वर्ल्ड्स हाईएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में अपने पूरे परिवार को बताती है तथा उनके साथ तालकटोरा स्टेडियम जाकर ये सम्मान प्राप्त करती है। अखबार में उसका फोटो छपता है। अब उसकी सास बिंदिया को भी अपनी लंबी बहू पर गर्व होता है। साथ ही उसके लंबे कद की वजह से पूरा देश गौरवान्वित होता है। अब सब लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि किसी की कद काठी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ना जाने कब कौन क्या अजूबा कर दे। गुंजन एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी, पर उसे भूलने की बीमारी थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की भूलने की आदत से बहुत परेशान रहते थे। वो अक्सर ही उसे बार बार भूली हुई चीजें याद दिलाते थे, पर वो 5 मिनट बाद फिर सब भूल जाती थी। उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी। उसका बड़ा भाई जय उसके भुलक्कड़पन की वजह से उसे बेहद परेशान करता था। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर, ओए, मम्मी को बुला, चल। मम्मी, मम्मी, हाँ बोल, क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मैंने कब बुलाया आपको? अरे तो आवाज क्यों लगाई थी? फिर से भूल गई। अब मत बुलाना, बहुत काम है मुझे। I remember all। मैंने नहीं बुलाया आपको। जय जोर जोर से हंसने लगता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी बहन को चांटा लगाता है और कहता है, ओए, मम्मी को बुला, चल। मार क्यों रहे हो भाई? बुला देती हूँ ना। मम्मी, मम्मी। अरे अब क्या हो गया? क्यों बुला रही है बार बार? मैंने कब बुलाया आपको? और मैं आपको बुलाऊंगी भी क्यों? I remember all। मैंने नहीं बुलाया आपको। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? बार बार बुलाकर भूल जाती है। ऐसे ही बार बार जय अपनी बहन को तंग करता रहता। दिन बीतते जाते हैं
और गुंजन के लिए दिनेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो उसकी खूबसूरती देख उसे पसंद कर लेता है और थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन गुंजन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम झाड़ू, पोछा, बर्तन कर देती है। ये देख उसकी सास शकुंतला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि गुंजन फिर से झाड़ू लगाने लगी। ये देख शकुंतला उसे कहती है, अरे बिटिया ईका फिर से काम करन लगी। अरे दिमाग तो हर ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ हाँ सासू माँ, बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा झाड़ू लगा लूं, फिर खाना बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। ये देख शकुंतला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे सफाई अच्छी ना लगी हो, इसीलिए दोबारा झाड़ू मार रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से झाड़ू लगाने लगती है। ये देख उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे अरे ईका पूरी जिंदगी भर यही करत रह जाएगी का? कोनो और काम नहीं आवत है? अरे कहीं ईका भूलन की बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं सासू माँ, आई रिमेम्बर ऑल। मैं ये काम खत्म करके खाना ही बनाने जाने वाली हूँ। अरे पगलेट बहुरिया, हम खाना कब के खा चुके हैं, तो का कब से देख रहे हैं 5 घंटे ते एक ही काम में लगी हुई है। हाँ अरे लगता है मेरी सास को ना भूलने की बीमारी हो गई है। पहले मुझे बार बार काम के लिए टोक रही थी और अब कह रही है कि हमने खाना भी खा लिया। शकुंतला ये सारी बातें अपने बेटे दिनेश को बताती है। वो अपनी माँ की बात अनसुनी करके चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन दिनेश को सैलरी मिलती है, जो वो गुंजन को देता है। गुंजन उन पैसों को छुपाकर कहीं रख देती है। कुछ दिन बाद दिनेश को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो उससे पैसे मांगता है। अरे गुंजन, गुंजन, अरे वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना संभाल कर रखने को, कहाँ है वो? अरे मुझे वापस दे दो यार, जल्दी से लेकर आओ, जरूरत है मुझे। कौन से पैसे? ये क्या बोल रहे हो आप? कौन से पैसे क्या मतलब? अरे तुम कहीं रख कर भूल गई होगी, याद करो। अरे जल्दी याद करो यार, जरूरत है मुझे। आई रिमेम्बर ऑल। मुझे कोई पैसा नहीं दिया आपने, मुझे तो नहीं पता। अबे तू गुंजन है कि गजनी? अबे यार किस भुलक्कड़ से शादी हो गई मेरी। तभी वहाँ शकुंतला आती है और ये बात सुनकर उस पर भड़क जाती है। दिनेश बचवा तो अते कितनी बार बोला है, ये भुलक्कड़ है, देखा कर दिया ना पैसन का झोलमोल। अरे तुम बताती क्यों नहीं कि कहाँ रखे हैं पैसे? अरे का बताइए, इका कुछ याद हुई है तब ना। अरे सासू माँ, आप यहाँ किस बारे में बात चल रही है? और दिनेश जी, आप घर कब आए? अरे तुम बता रही हो कि लगाओ भी एक लाफा। जी क्या? कौन से पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। गुंजन, शकुंतला और दिनेश तीनों मिलके घर के हर कोने में पैसों को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते और वो गुंजन पर गुस्से से तिलमिला उठते हैं और उसे घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। लेकिन गुंजन फिर 5 मिनट बाद सब भूल जाती है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और वो घर वापस चली आती है। अरे मुझे ना मार्केट में सब्जियां लेने में इतनी देर हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी अंदर चलो, मुझे खाना भी बनाना है। अरे तू फिर से आ गई? तुझे तो घर से निकाल दिया था ना। अरे अब क्या लेने आई है? कहीं फिर से तो नहीं भूल गई? क्या? ये कब हुआ? मुझे कब निकाला? और हाँ, आई रिमेम्बर ऑल, मुझे खाना बनाना है। हे भगवान, भुलक्कड़ है तो क्या हुआ यार, है तो मेरी बीवी ही ना, जिम्मेदारी है मेरी, इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। दिनेश सोचता है कि आखिर किस तरह वो अपनी बीवी की इस आदत को सुधार सकता है। वो अगली सुबह गुंजन को एक बहुत ही अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। देखिए, इन्हें अल्जाइमर डिजीज है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? दिनेश जी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी है जिसमें इंसान अक्सर दिन में की गई छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाता है। क्या डॉक्टर, ये बीमारी ठीक की जा सकती है क्या? मेडिकल में तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करके इसका थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं। जैसे कि नोटबुक या नोट पेपर अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि हम जो भी छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, हम उसको लिखें और याद कर पाएँ।
तो इससे हम पूरी गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ इससे रिकवर होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर आपने? आई रिमेम्बर ऑल। किसे कॉपी पेन दे रहे हो आप? ऐसे ही दिनेश एक कॉपी और पेन लेकर आता है और उसकी दिनचर्या को लिखकर घर में हर तरफ लगा देता है। देखो गुंजन, अब से तुम जो भी काम करोगी, जिससे भी बात करोगी, दिन भर में चाहे कुछ भी करोगी, उसे इस डायरी पे इस पेन से लिखते रहना। इससे तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। आई रिमेम्बर ऑल, पर आप कहते हो ना तो रख लेती हूँ। हाँ हाँ, ईका तो सर पे बिठा ले। और हाँ माँ, अब से ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर गुंजन कुछ भी गलती करती है तो आप उसका ख्याल रखोगे। सुनिए जी, ये कॉपी पेन मुझे क्यों दिए हैं? सासू माँ आपके है क्या? गुंजन, कॉपी खोलो, देखो किसका नाम लिखा है इसमें। गुंजन, ये किसका नाम है? ये तो मेरा ही नाम है। तो अब से तुम दिन भर में जो भी करोगी, जिससे भी बात करोगी, वो सब तुम इसी में लिखोगी। आई रिमेम्बर ऑल। ठीक है ठीक है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। गुंजन अपना हर काम कर ऐसे ही नोट पेपर पर लिख लेती है। सारा काम करती रहती। उसका पति दिनेश और सास उसका पूरा ख्याल रखते और वक्त के साथ साथ गुंजन की भूलने की आदत में सुधार आने लगता है और वो चीजों को याद रखना शुरू कर देती है। इस तरह अपने परिवार और पति के साथ हमारी प्यारी सी भुलक्कड़ बहू चीजों को याद करना सीख लेती है और सब मिलकर एक साथ दुखी दुखी अरे मैं भी भूल गई, खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी गजनी उर्फ भुलक्कड़ बहू? क्या आपके आसपास भी कोई भुलक्कड़ है? अगर है तो हमें कमेंट करके बताएं। शिवानी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी और मेहनत करने वाली लड़की होती है। वो बड़े होकर आईएएस बनना चाहती है। समय बीतता जाता है। अपनी मेहनत और परिश्रम के दम पर शिवानी आईएएस बन जाती है और इसी दौरान उसे शिवाजी नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बेहद सपोर्ट करते और उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक शाम पार्क के बेंच पर। शिवानी, तुम्हें पता भी है तुम कितनी इंस्पायरिंग वुमन हो, और ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मैं क्या, हर लड़की इंस्पायरिंग है, बस राइट टाइम, राइट डायरेक्शन एंड पावर ऑफ पेन मिलने की देरी है। फिर देखो क्या नहीं कर सकती वो। इस तरह दोनों की मुलाकात होती रहती है और फिर कुछ समय बाद शिवाजी और शिवानी शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन शिवानी के ससुराल में। अरे माँ, बाबूजी कहाँ है आप? अरे जल्दी आइए, देखिए आज हमारी शिवानी का फोटो आया है अखबार में। अरे वाह, देखा, मैं ना कहती थी एक दिन हमारी बहू हम सबका खूब नाम ऊंचा करेगी। आज तो मैं गर्व से फूला नहीं समा पा रहा हूँ। अरे अरे पिताजी, संभालिए अपने आप को। रुकिए, मैं अभी फोन मिलाता हूँ मेरी शिवानी को। अरे इधर लाओ, मैं बात करती हूँ। हेलो। अरे शिवानी बेटा, आज तो तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। आज अखबार के फ्रंट पेज पर तेरी फोटो छपी है। सच कहूँ मेरे तो पैर ही नहीं लग रहे जमीन पर खुशी के मारे। हाँ माँ, देखा मैंने। अरे तेरे ससुर जी तो खुशी के मारे बावले ही हुए जा रहे हैं और मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे तेरी तारीफ करती नहीं थकती कि कितनी गुनी बहू मिली है तुझे। सच शिवानी बेटा, तेरे जैसी बहू ना मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलती। इस परिवार की रौनक बढ़ाकर 4 चांद लगा दिए तूने तो। मेरी प्यारी बहू रानी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तू सदा खुश रहे। लाइए माँ, मेरे से बात कराइए। बहुत खूब शिवानी, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। आखिर पता लगना चाहिए लोगों को कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। अच्छा सुनिए, मैं रखती हूँ, घर आकर बात करती हूँ। अभी कुछ जरूरी काम आ गया है। ए, बंद करो रे। ए, कौन है रे तू? रहने दे, मत पूछ। बता दूंगी ना तो यहीं पैंट गीली हो जाएगी। रोक दे ये सब। ए, चालू रखो रे तुम लोग, इसको मैं संभालता हूँ। मैडम, लगता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। लास्ट वार्निंग। ए शानी, सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 147 रायोटिंग, सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द
और सेक्शन 353 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। सबको लॉ समझ आ गया ना? ए पांड्या, ये सब धाराएं लगाकर अंदर कर इसको। ये आप क्यों मारा रे? आदत है। शिवानी के इस बोल्ड अवतार से जहां एक तरफ सभी क्रिमिनल उसका खौफ खाते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के लोग एक लड़की को इतना आगे बढ़ता देख तरह तरह की बातें बनाते थे। वो लोग जरा जरा सी गलतियों पर शिवानी को ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन कल तक न्यूज पर शिवानी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कड़वे सवालों के इस विशेष भाग में स्वागत है आप सभी का। तो आइए शुरू करते हैं कड़वे सवालों का सिलसिला। शिवानी जी, सबसे पहला सवाल। एक कातिल, एक रेपिस्ट आपसे बदला लेने के लिए लोगों की जानें लेता है, पुलिस स्टेशन की कैंटीन में तोड़फोड़ करता है, एक मासूम लड़की को बम से उड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप एक महिला आईपीएस हैं और हमारे समाज में महिलाओं को इतना आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जगह कोई मर्द आईपीएस ऑफिसर होता तो ये तमाशा होता ही नहीं? तो क्या कहीं वक्त नहीं आ गया है औरतों को आत्मविश्लेषण करने का? सवाल कड़वा है। सिर्फ औरतों को ही नहीं शर्मा जी, पूरे समाज को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। औरतें जब भी फील्ड पर उतरती हैं, वो चाहे पुलिस हो या पॉलिटिशियन, पेशा कोई भी हो, हमेशा उसी की काबिलियत पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ काबिलियत के नहीं है ना शिवानी जी, सवाल प्रकृति का है। जब मदर नेचर ने मर्द और औरतों में फर्क किया है तो हम कौन होते हैं बहस करने वाले? और जब मॉडर्निटी के नाम पर हम ये फर्क भूल जाते हैं तब रामायण तो होगी ही। आप मदर नेचर पर बिल फाड़ने वाले उन लोगों में से हैं जो रामायण के लिए रावण को नहीं, सीता को दोषी मानते हैं। सर, अगर मेरे पति की सोच भी ना आपकी तरह होती तो आज मैं यहाँ इस मुकाम पर नहीं होती, बिता देती अपनी पूरी जिंदगी किसी घर का चूल्हा चौका करने में। अब आप अपनी बराबरी सीता मैया से करने लगी तो हर औरत में सीता बसी है सर, क्योंकि हर औरत सीता मैया जैसी परीक्षा हर रोज देती है और सवाल उसी पर क्यों उठाए जाते हैं? शिवानी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों को बहुत सहना पड़ता है, लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिर बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके मिल ही रहे हैं। लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने पढ़ लिख लिया तो क्या उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? जानते क्या हैं आप सर एक औरत के बारे में? हमें हर कदम पर ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिन्हें एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। आदमी रात भर काम करे तो सर, हाय कितना मेहनती आदमी है, कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। लेकिन वही औरत काम करे तो अरे ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? काम चाहे घर में दोनों करे, लेकिन खाना तो हमेशा सिर्फ औरतें ही बनाएंगी। इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ औरत ही समझ सकती है। कहीं ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो कब से घूर रहा है कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जैसे चाहे छू सकता है, क्योंकि जब एक औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस, मेट्रो में औरतों की सीट्स रिजर्व्ड है। इससे मर्दों को तकलीफ है कि बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। और जब हर महीने पानी की तरह आपके बदन से खून बहेगा और पैर फूल जाएंगे ना सर, तब हम लोग औरत और मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसीलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरत क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बारे में बात करनी चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए वही बड़ी बात है। शिवानी का ये इंटरव्यू पूरे देश में देखा जाता है और सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। उसको सभी मर्दानी के नाम से जानने लगते हैं। उसकी सब जगह खूब प्रशंसा होती है। उससे प्रेरित होकर देश की बाकी लड़कियां भी जीवन में आगे बढ़ती हैं और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।